तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्राइम और डेविएंस के बारे में, राइट। सो एसेंशली वी आर स्टडिंग अबाउट R.K. मर्टन। तो R.K. मर्टन में सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज कन्फर्मिटी एंड डेविएंस। तो हमें R.K. मर्टन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, वो डेविएंस को स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रायर टू दैट वी ऑल्सो हैव टू स्टडी डुरखाइम्स कंसेप्शन ऑफ डेविएंस, राइट, बिकॉज वो भी फंक्शनल पर्सपेक्टिव में आता है। और जब हम एक सोशल फैक्ट की तरीके से देखते हैं डेविएंस को, तो हमें उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि उससे पहले जो थियरीज थी, बायोलॉजिकल थियरीज, साइकोलॉजिकल थियरीज, वो डेविएंस को कैसे देख रही थी, राइट। एंड आफ्टर वी स्टडीड R.K. मर्टन्स डेविएंस कंसेप्ट, देन वी हैव टू लुक also after alternative conceptions as to how other sociologists are viewing deviance, right। तो उसमें हम सब cultural theory of deviance पढ़ेंगे, right। Although this is not directly mentioned in the syllabus, but they could be asked in the form of 20 marker or a 10 marker, right। तो particularly sticking to the syllabus will be a little dangerous because these kind of questions could be asked, right। तो हम इसमें मल्टीपल थियरीज पढ़ेंगे, सब कल्चरल थियरीज ऑफ डेविएंस, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव डेविएंस का क्या है, और हम देखेंगे कि इंटरेक्शनिस्ट कैसे डेविएंस को देखते हैं, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें हम डेविएंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कि हम पहले सबसे पहले देखते हैं हाउ डज डुरखाइम कंसेप्चुअलाइजेस डेविएंस। तो डुरखाइम क्या बोलते हैं, right, what is the deviance, right। I have written everything on the board, right, it starts from here, so I am explaining it। डोरखाइम बोलते हैं कि deviance is a social fact, right, and how do we define deviance, right। जब एक इंडिविजुअल सोसाइटल रूल्स, सोसाइटल रेगुलेशंस, सोसाइटल के कलेक्टिव, सोसाइटी के कलेक्टिव नॉर्म्स और कलेक्टिव वैल्यूज को, राइट, को वायलेट करता है, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि ही इज मैनिफेस्टिंग अ डेविएंट बिहेवियर, ठीक है। तो सो इट इज अ, वी कैन से इट इज अ वायलेशन ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियस, द कलेक्टिव मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी, और या फिर कंसाइंस कलेक्टिव और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, राइट। तो जब एक इंडिविजुअल सोसाइटल रूल्स, कलेक्टिव नॉर्म्स और कलेक्टिव वैल्यूज उनकी कन्फर्मिटी के हिसाब से अपना बिहेवियर मैनिफेस्ट नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं उसका डेविएंट बिहेवियर है। तो इसी को आपके डुरखाइम बोलते हैं, इसको पैथोलॉजिकल बिहेवियर, राइट। नाउ डुरखाइम बोलते हैं कि अगर हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से देखते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो यहाँ पे हम डेविएंस को कैसे देख रहे हैं, राइट। हाउ आर वी कंसेप्चुअलाइजिंग डेविएंस। हम डेविएंस को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी देख रहे हैं कि सोसाइटी क्या रूल्स सेटअप करती है, क्या नॉर्म्स और वैल्यूज क्या हैं, और अगर आप इन नॉर्म्स और वैल्यूज का वायलेशन करोगे तो एसेंशियली यू आर मैनिफेस्टिंग अ डेविएंट और पैथोलॉजिकल बिहेवियर, राइट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेविएंस एज पर डुरखाइम, राइट। तो व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग अ बिहेवियर विच इज इन वायलेशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस, विच इज इन वायलेशन ऑफ कलेक्टिव मोरालिटी, राइट, तो उसको हम डेविएंट बिहेवियर बोलेंगे। तो हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम क्या है, बिहेवियर को डेविएंट बता रहे हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू डुरखाइम एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, डुरखाइम एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो डेविएंस है इट इज अ सोशल फैक्ट, राइट। तो अगर हम देखें कि हम डेविएंट बिहेवियर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि an individual who is manifesting a deviant behavior, right, then we have to see it from a societal point of view, how society किस चीज को डेविएंट डिफाइन करती है, राइट, उसके नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स, रेगुलेशंस क्या हैं, राइट, उसके कस्टम्स और ट्रेडिशंस क्या हैं, वो किस चीज को डेविएंट और पैथोलॉजिकल बिहेवियर मानती है, राइट। सो डुरखाइम बोलते हैं कि दिस वेरीज अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। हम सोसाइटीज में देखेंगे कि डिफरेंट सोसाइटीज की डिफरेंट मोरालिटी रही है, डिफरेंट कलेक्टिव मोरालिटी रही है, डिफरेंट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रही है, और डिफरेंट कंसाइंस कलेक्टिव रहा है डिफरेंट सोसाइटीज का। सो इट विल वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, कि एक सोसाइटी, अगर हम एक इंडिविजुअल को एक सोसाइटी में प्लेस करते हैं, राइट, व्हेन वी प्लेस एन इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर सोसाइटल कंटेक्स्ट, नाउ ये सोसाइटी इसको कैसे डिफाइन करती है, राइट। तो
दिस सोसाइटी डिफाइंस अ पर्टिकुलर बिहेवियर एज डेविएंट, वेयर एज अगर यही इंडिविजुअल दूसरी सोसाइटी में होता तो दिस बिहेवियर वुड नॉट हैव बीन डेविएंट, राइट। तो सेम इंडिविजुअल है, अगर हम उसको दो सोसाइटीज में प्लेस करते हैं, या तो हम बोल सकते हैं अक्रॉस स्पेस, राइट, फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटीज, या हम बोल सकते हैं अक्रॉस टाइम, इंडियन सोसाइटी अक्रॉस टाइम, राइट, इंडियन सोसाइटी प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इफ यू प्लेस द सेम इंडिविजुअल इन डिफरेंट सोसाइटल कंटेक्स्ट और डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट, तो हम बोल सकते हैं कि एक सोसाइटल कंटेक्स्ट में उसका बिहेवियर डेविएंट होगा, दूसरे सोसाइटल और कल्चरल कंटेक्स्ट में उसका बिहेवियर डेविएंट नहीं होगा, इवन दो इज मैनिफेस्टिंग द सेम बिहेवियर। सो इट इज रिलेटिव, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। तो ये क्या है, सोसाइटी डिफाइन करेगी व्हाट इज डेविएंट, ठीक है। Now this is going to what constitutes deviant behavior, it is going to vary across time and space, right, क्योंकि collective morality vary करती है। Now let me give you some examples, right. First let us consider भगत सिंह, right. भगत सिंह को कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स कैसे देखते थे, they conceptualized भगत सिंह, right, एज अ रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, राइट। भगत सिंह को टेररिस्ट आइडेंटिफाई किया गया था। सो ही वॉज अ डेविएंट, वॉज मैनिफेस्टिंग अ क्रिमिनोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बिहेवियर, और इसी वजह से क्या है, उनको जेल भेजा गया, राइट, और वो जो फांसी जो हुई उनकी। वेयर एज इंडियंस, राइट, हु आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम, दे कैरेक्टराइज्ड और आइडेंटिफाइड भगत सिंह एज अ फ्रीडम फाइटर, राइट। तो एक इंडिविजुअल का ही इज मैनिफेस्टिंग द सेम बिहेवियर बट डिफरेंट सोसाइटल और कल्चरल कंटेक्स्ट, राइट, डिफरेंट कलेक्टिविटीज आर सीइंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो सोसाइटी के व्यू पॉइंट से हम डेविएंस को डिफाइन करते हैं, नॉट फ्रॉम एन इंडिविजुअलिस्टिक व्यू पॉइंट, एंड देयरफॉर दिस डेविएंस constitutes a social fact and not an individual fact, right. This is what Durkheim is talking about, ठीक है। अगर इंडिविजुअल फैक्ट होता, अगर हम डिफाइन कर देते कि दिस इज व्हाट इज डेविएंस, देन इट वुड हैव बीन सेम अक्रॉस ऑल द सोसाइटीज। अगर कुछ डेविएंट बिहेवियर को आप बोलोगे कि दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द डेविएंट और क्रिमिनल पैथोलॉजिकल बिहेवियर, देन इट वुड हैव बीन सेम across all the society, it would have been universal across all the society, but this varies across time and space, this varies across different societies, different societal and cultural contexts, right. Similarly हम इंडियन सोसाइटी को अक्रॉस टाइम देखने की कोशिश करते हैं, राइट। नाउ अनटचेबिलिटी प्रायर टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, और इन एंशियंट और मिडिवल इंडिया वी कुड से, और इन अर्ली टाइम्स और इन अर्ली टाइम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, वहां पे क्या है, अगर if you are portraying a behavior which manifests or which is as per the norms of untouchability, right, then आपका behavior क्या होगा, normal behavior होगा, right. So an upper caste was violating the norms and regulations of untouchability, अगर वहां पे upper caste कोई भी norms और रेगुलेशंस है अनटचेबिलिटी के, उसको वायलेट करता है, राइट, तो उसके बिहेवियर को डेविएंट और पैथोलॉजिकल बिहेवियर बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ ब्राह्मण मैरीज अ शूद्र, देन दैट इज अ क्रिमिनल और दैट इज अ डेविएंट और पैथोलॉजिकल बिहेवियर, राइट। अगर ब्राह्मण और क्षत्रियज अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, राइट, whereas the upper caste they were pure and lower caste they were polluted, they were impure, अगर वो डिस्टेंस और सेपरेशन मेंटेन नहीं करते हैं, राइट, अगर उनके बीच में क्लोजनेस है, तो देन यू कुड से कि दे आर वायलेटिंग द रूल्स, द कास्ट नॉर्म्स, द कास्ट वैल्यूज, राइट, तो कलेक्टिव नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी दे आर वायलेटिंग। तो वहां पे हम डेविएंट बिहेवियर किसको डिफाइन करेंगे, राइट। अब इसी को आप देखो, आई एम प्लेसिंग द सेम मैन, राइट, फॉर एग्जाम्पल सेम पर्सन कुड हैव टाइम ट्रेवल्ड, लेट अस अज्यूम इफ ही कुड हैव टाइम ट्रेवल्ड, नाउ ही इज प्लेस्ड इन मॉडर्न इंडिया। In modern India, as per constitutional norms and values, right, the entire norms and values of Indian society or India as a country, right, वहाँ पे क्या है, अभी क्या है, अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया गया है, राइट। आपको पता होगा आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इट इज अ फंडामेंटल राइट, राइट। तो अगर आप अनटचेबिलिटी को मैनिफेस्ट करते हो इन द मॉडर्न टाइम्स, राइट, तो अब आपके बिहेवियर को डेविएंट और पैथोलॉजिकल बिहेवियर बोला जाएगा, राइट। सो इट इज क्वाइट कॉन्ट्रास्टिंग, राइट, अक्रॉस सोसाइटल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट इट वेरीज, ठीक है। तो आंद्रे वेते बोलते भी हैं,
राइट. आंद्रे बेते टॉक्स अबाउट द डाइल्यूशन ऑफ कास्ट. मॉडर्न टाइम्स में कास्ट डाइल्यूट हो रही है और वो काफ़ी स्फेयर्स के बारे में बात करते हैं, राइट. ऑक्यूपेशन में, मैरिज में, यहाँ पे क्या है, कास्ट का डाइल्यूशन हो रहा है. लेकिन वो बोलते हैं कि एक स्फेयर ऐसा है जहाँ पे कास्ट क्या है, कंक्रीटाइज कर रही है, और कास्ट क्या है, सॉलिडिफाई कर रही है, कास्ट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है. और वो बोलते हैं दैट इज द स्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात आ जाती है और सोशल इंजीनियरिंग की बात आ जाती है, राइट. नाउ आंद्रे बेते बोलते हैं कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ डेविएंट और पैथोलॉजिकल बिहेवियर इन मॉडर्न टाइम्स इज significantly different from how it was practiced in the ancient medieval times, right. और वो बोलते हैं let us consider a person who is going to a school, a student, or a person who is going to an office, right. तो वहाँ पे if you in contemporary times if you engage in untouchability norms और उसको क्या है अनटचेबल बिहेवियर को मैनिफेस्ट करते हो इन सेक्युलर प्लेसेस पे लाइक स्कूल्स और इन द वर्क स्पेस, राइट. तो वहाँ पे आपके बिहेवियर को डेविएंट माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू नॉट ईट कॉमनली एंड यू काइंड ऑफ प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड यू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम शूद्र, आप एक ही उस पर टेबल पर बैठ के अगर खाना नहीं खाते हैं इन द स्कूल कैंटीन और इन द वर्क स्पेस, राइट, और देन आइदर यू हैव टू hide your perspective as to why you are not manifesting a particular kind of behavior, and if you are particularly clear about it then it constitutes a deviant or pathological behavior, right. So it varies across time and space. So we will define deviance from the perspective of society, how society defines it, right. Similarly अगर आप clothes को देखो, right, then clothes क्या है, particular society में particular kind of clothes पहने जाते हैं, right. अगर आप वो क्लोथ्स नहीं पहनोगे, राइट, तो देन यू विल बी वायलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, राइट. नॉर्म्स, आपको नॉर्म दिया गया है कि दिस इज एंड प्रॉपर क्लोथिंग, राइट, कि दिस इज व्हाट यू शुड बी वेयरिंग, राइट. नाउ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एन इंडियन वुमेन, राइट. नाउ विद द इन लॉज शी हैज टू wear a particular kind of clothes, right? She cannot wear western clothes which are quite revealing in nature, right. They would be seen as obscene from an Indian perspective, right, from an Indian traditional or conservative perspective, right, or middle class perspective we can say, right. तो उसको deviant behavior माना जाएगा. She is portraying a deviant behavior, right. तो काफ़ी जो divorces हो रहे हैं in modern times, right, if you see especially in the case of arranged marriages, is women they start trying to assert themselves in their in-laws home, right. तो उनको वहाँ पे फ्रीडम नहीं है कि if they want to wear western clothes that is not permitted there, right. They have to wear particular kind of clothes, otherwise they will be violating the norms of that particular society, right. तो अमेरिकन सोसाइटी में भी पहले स्लेवरी क्या है, इट वॉज लेजिटिमाइज्ड, राइट. उसकी लेजिटिमेसी थी, उसको नॉर्मल बिहेवियर माना जाता. अगर आप मॉडर्न टाइम्स में स्लेवरी प्रैक्टिस करोगे, राइट, इसको बॉन्डेड लेबर बोला जाता है. बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया गया है इंडिया में, राइट. और ऐसी अमेरिका में अगर मॉडर्न टाइम्स में आप स्लेवरी प्रैक्टिस करोगे तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ डेविएंट और पैथोलॉजिकल बिहेवियर, राइट. सो इट इज गोइंग टू वेरी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. तो morality of the society or collective conscience of the society, it varies across time and space, and thereby what constitutes deviant or pathological behavior, it is going to vary across time and space. So we are defining deviance from the perspective of society and not from an individual perspective, right. Now deviance is not conceptualized from an individualistic perspective, rather social perspective. ये हमने देखा. तो इसमें क्या है, सोशियोलॉजी का जो सोसाइटल पर्सपेक्टिव आया था, ये आया था इन रिजेक्शन, ये आया था रिफ्यूट और क्रिटिसाइज करने के लिए फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेविएंस, राइट. फिजियोलॉजिकल दैट इज बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि वहाँ पे कैसे डेविएंस को डिफाइन किया जाता था, और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव साइकोलॉजिकली डेविएंस को कैसे व्यू किया जाता था. तो उनको क्रिटिसाइज और रिफ्यूट करने के लिए ये पर्सपेक्टिव आया था, राइट. तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और अर्ली पर्सपेक्टिव्स कैसे देखते थे डेविएंस को, राइट. तो सोशियोलॉजी ये नहीं बोलेगी कि बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल ही कमिट्स डेविएंस एंड नॉट अदर्स, राइट. दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी. हम सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, राइट. तो ये जो फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, राइट, और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है,
और हम इसके बाद देखेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये क्या बोलते हैं कि सर्टेन इंडिविजुअल्स आर प्री डिस्पोज्ड टू डेविएंट और क्रिमिनल बिहेवियर, राइट। सर्टेन इंडिविजुअल्स दे आर प्री डिस्पोज्ड टू डेविएंट और क्रिमिनल बिहेवियर, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट। नाउ व्हाई सर्टेन इंडिविजुअल्स एज पर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्हाई आर दे प्री डिस्पोज्ड टू डेविएंट और क्रिमिनल बिहेवियर, इट इज ड्यू टू देयर जेनेटिक मेकअप, राइट। उनकी जीन्स ऐसे हैं, राइट, उनके जीन्स में है क्रिमिनलिटी और डेविएंस, राइट। दिस इज हाउ देयर जेनेटिक मेकअप इज, और ड्यू टू दिस जेनेटिक मेकअप उनका बिहेवियर ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। सो वो जो बिहेवियर होगा दैट इज डेविएंट, राइट। तो यहाँ पे डेविएंस हम बोलेंगे इट इज इननेट और इनबॉर्न इन सर्टेन इंडिविजुअल्स, राइट, बिकॉज उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि दे आर प्री डिस्पोज्ड टू मैनिफेस्टिंग क्रिमिनल और पैथोलॉजिकल बिहेवियर, राइट। दिस इज व्हाट फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें एक इटालियन डॉक्टर थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम है लोम्ब्रोसो, राइट। तो लोम्ब्रोसो बोलते हैं कि क्रिमिनल्स दे शो क्लियर साइन ऑफ एटाविज्म, राइट। नाउ व्हाट इज एटाविज्म, राइट। एटाविज्म क्या है, सी दिस इज वेयर आई हैव मेंशन्ड अबाउट इट। नाउ हमारे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, राइट। तो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और स्पीसीज का जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, राइट, सो दैट वी आर सीइंग इट फ्रॉम ए फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को हम पहले भी देख चुके हैं स्पेंसर में, राइट। तो बोलते हैं जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स दे शो क्लियर साइंस ऑफ एटाविज्म, राइट। तो उनका जो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मेकअप है और उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि दीज पीपल दे एग्जिबिट ट्रेट्स फ्रॉम अर्लियर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, राइट। तो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ और स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है, राइट। तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं, दीज क्रिमिनल्स और दीज डेविएंट्स क्या हैं, दे आर स्टिल इन दीज अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। कुछ इंडिविजुअल्स का जेनेटिक और स्पीसीज इवोल्यूशन नहीं हो पाया, राइट, ठीक है। तो दीज पीपल व्हेन दे आर बोर्न विद दीज पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप, राइट, और ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इनका इवोल्यूशन दे आर स्टिल इन द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, राइट। नॉट all the species, not all the individuals in human category they have evolved, right. certain individuals क्या है, they are still in the primitive stages of evolution, उसको atavism बोला गया। now this is due to their genetic makeup, उनका genetic evolution नहीं हुआ है, right। तो उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट। वो बोलते हैं इंडिविजुअल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल उनका जो साइज होगा, राइट, पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो साइज, उन्होंने कुछ पिक्चर्स बताई कि इस टाइप का जो साइज होगा, या फिर उनका लार्ज स्कल होगा, राइट, या उनकी आर्म लेंथ एक पर्टिकुलर काइंड की होगी, तो उनका फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मेकअप पर्टिकुलर टाइप का होगा, राइट। तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो दीज एग्जिबिट ट्रेट्स फ्रॉम अर्लियर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। तो हमारा जो बाकी जो स्पीसीज है उनका ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, राइट। वी आर इन द मॉडर्न we are in the advanced stage of human evolution, right, due to our genetic makeup is such that we do not manifest a criminal behavior, we have evolved, right, whereas these people क्या है, they are still in the primitive stages of evolution. you could differentiate कि criminals को, काफी criminals को बोला जाता है animals, right, they are particularly manifesting a particular kind of behavior, right। उनको animals भी क्यों बोला जाता है, right, क्योंकि उनका evolution क्या है, एक they are still lagging in evolution, right। तो इनको क्या बोला, लोम्ब्रोसो बोलते हैं दीज आर अनसिविलाइज्ड इवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स, राइट। दीज आर अनसिविलाइज्ड इवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स, दीज आर बार्बरिक काइंड ऑफ पीपल, राइट, एंड दीज आर बोर्न क्रिमिनल्स, राइट। दीज आर बोर्न क्रिमिनल्स बिकॉज दिस इज इननेट, right, this is inborn, this is genetic in nature, they are inborn, they are born with particular qualities, with particular genetic makeup, right। तो बोलते हैं कि इसमें इंडिविजुअल्स का कोई दोष नहीं है, right, this because this is beyond their control, right। अगर आप देखो कॉमन सेंस व्यू भी ऐसे ही बोलते हैं, कॉमन सेंसिकल व्यूज क्या बोलते हैं कि कुछ लोगों की हम फिजियोलॉजिकल मेकअप, राइट, उनके बिल्ड स्ट्रक्चर से, या फिर हम कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये क्रिमिनल है, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, राइट। सो दिस इज they show this clear signs of atavism, right. They are in the earlier stages of human evolution, they are still not evolved, right, they are still barbaric, they are not civilized like us, right. It is due to their genetic makeup and
this is inborn, they are born with these genes. So and genetic makeup, it is evolutionary in nature, right? So you cannot change it, right? They will be criminals throughout their life, right? It is their, you could say they are programmed like this, right? They are programmed like this, ठीक है, उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कि दे हैव टू बिहेव लाइक दिस बिकॉज दिस इज देयर जेनेटिक मेकअप, राइट? और इसको हम उन्होंने कैसे देखा, दीज काइंड ऑफ फीचर्स दे पोजेस, राइट? उनकी पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो साइज होगा, उनका स्कल साइज पर्टिकुलर टाइप का होगा, आर्म लेंथ पर्टिकुलर टाइप की होगी, राइट? सो दिस इज फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट? हम इसी को और डील करते हैं और इसको और कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट? सी नाउ वी हैव सीन कि हाउ सोशियोलॉजिकल थियरीज दे केम एज ए रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म और रिफ्यूटेशन ऑफ biological, that is physiological theories as well as the psychological theories of deviance, right? Now biological or physiological theories of deviance, they were seeing deviance from an individual perspective, right? ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, राइट, कि दे आर डेविएंट, राइट? तो बायोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट जैसे थे आपके लोम्ब्रोसो, वो क्या बोल रहे थे कि दीज इंडिविजुअल्स हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जेनेटिक मेकअप, राइट? उनके जीन्स में क्रिमिनलिटी है, राइट? देयर जीन्स आर लाइक सच, so they are born criminals, right? That is very natural to them, right? Innate, inborn, right? तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सिंस जीन्स से आपका बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि उनका पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो होगा, जो साइज होगा या फिर स्कल साइज होगा, आर्म्स की लेंथ कैसे होगी, उसके बेसिस पे यू कुड आइडेंटिफाई दिस पीपल, राइट? दीज पीपल्स दे आर इवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स, राइट? हु आर लैगिंग बिहाइंड the other humans, right? So he is trying to put people into two categories, right? One are the criminals, right? They are distinct. He is trying to segregate and separate them, right? And other people who are the normal people, right? So these normal people, they are in the advanced stage of human evolution, whereas these are criminals, they are evolutionary throwbacks, right? They are still in the primitive stage of evolution, right? That is barbaric in nature. We are the civilizational people, right? So this is what he was trying to say. Now psychological theories, बहुत सारे psychological perspectives आए, उसमें से एक important perspective पढ़ते हैं जॉन बॉल्बी, right? Now जॉन बॉल्बी क्या करते हैं, बोलते हैं, he refutes this biological perspective of Lombroso, और वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन क्रिमिनल बिहेवियर है, इट इज नॉट एन इननेट और इनबॉर्न बिहेवियर. पीपल आर नॉट born criminals, right? बोलते हैं रादर दिस क्रिमिनल बिहेवियर, राइट, क्रिमिनल बिहेवियर और दिस क्रिमिनल मेंटालिटी, राइट, इट इज एक्वायर्ड इन नेचर, राइट, एक्वायर किया जाता है, और उसके पीछे वो काफी रीजंस देते हैं, राइट? तो वो बोलते हैं कि डेविएंस क्या है, it is a result of pathological personality, right? There is something wrong with the personality, there is something wrong with the mindset of that particular individual, right? उसकी pathological personality है, pathological mindset है, right? और इसको हम बोल सकते हैं it is maladjusted personality, these people are mentally ill, right? तो for example certain dangerous criminals, they are psychopaths, right? These psychopaths, they do not feel any remorse, any guilt or any shame while conducting a criminal act, right? तो बोलते हैं कि साइकोपैथ, व्हाई डज अ इंडिविजुअल जो है becomes a psychopath, right? So an individual is not a psychopath by the very nature, he is not an inborn psychopath, rather this psychopathic nature, it is acquired, it is learned, right? वो बोलते हैं कि लोगों का जो पर्सनैलिटी है और साइकोपैथिक पर्सनैलिटी है या फिर मेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी है, उसके पीछे वो बोलते हैं इट इज़ नॉट इननेट बट एक्वायर्ड, राइट? इट इज़ ड्यू टू इम्प्रूव और इनएडिक्वेट सोशलाइजेशन, राइट? इनएडिक्वेट सोशलाइजेशन हुआ है, उनकी इनएडिक्वेट अपब्रिंगिंग हुई है, और उनका चाइल्डहुड कुछ ऐसा रहा है कि उसकी वजह से उनकी जो दे आर मैनिफेस्टिंग अ पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी और मेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी, राइट? ठीक है, सो इट इज ए टिपिकल नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, राइट?
तो biologist they were talking about the nature, right? They are inborn, and these people psychologists they are talking about how these people are nurtured, how they are socialized, उनकी upbringing कैसी है, उनका childhood कैसा था. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है उनकी अपब्रिंगिंग, सोशलाइजेशन में, चाइल्डहुड में, तो उसकी वजह से क्या है, दीज पीपल दे एक्वायर दिस साइकोपैथिक ट्रेट्स, राइट, बिहेवियरल ट्रेट्स, और इसी वजह से क्या है, ultimately in their adult life this psychological or this maladjusted personality it is manifested in the form of deviant or criminal behavior or pathological behavior, right? तो बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इसका रीजन क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड में दे कुड हैव सफर्ड फ्रॉम मैटरनल डेप्रिवेशन, राइट. उनको अपनी मदर का लव, केयर और अफेक्शन नहीं मिला, राइट. तो वो जो लव, केयर, अफेक्शन और सपोर्ट नहीं मिला, दे आर स्टिल अनश्योर ऑफ देमसेल्व्स, राइट. और उसकी वजह से एक वायलेंट पर्सनैलिटी और एक पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी भी इमर्ज होकर आती है, राइट. सेकेंड, दिस पीपल माइट बी हैविंग कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप विद देयर फादर, राइट. सो अगर आपका कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप विद फादर है, नाउ दिस विल अल्टीमेटली मैनिफेस्ट अनफोल्ड इनटू योर कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल एज वेल, राइट. स्पेशली वो बोलते हैं अथॉरिटी फिगर्स और फादर फिगर्स और पैटर्नल फिगर्स पे. सो यू विल स्टार्ट चैलेंजिंग द अथॉरिटी फिगर्स लाइक गवर्नमेंट, और इस तरीके से यू विल स्टार्ट चैलेंजिंग द पुलिस, द लॉ, राइट. सो दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. So essentially what these theories are doing is they are labeling people. They are labeling people as psychopaths, a psychological perspective, or the biological perspective, it is labeling certain people as born criminals, right, as innate criminals, right. So they are labeling them, and they are trying to set these people apart from the other portion of the population, right. So these people they are abnormal, and that is why they are manifesting deviant or pathological behavior, whereas other people, segregation, why rest of the people who are not criminals, they are normal people, that is why they are manifesting normal behavior. So there is a kind of distinction or segregation, or they are trying to distinguish between these two sets of people, and they are portraying criminals as particular kind of people. Now this could have very severe repercussions, right. अगर ये कोई रूरल एलिट है, राइट, जो पावर में जो पीपल हैं, इफ दे कम अक्रॉस सच ए थ्योरी, राइट, एंड दिस हैपेंड इन 1970s in America. There was a New York based psychiatrist who said कि these criminals, these people, he was a psychiatrist, and he said, or psychologist, and he said, although there is a difference between psychiatrist and a psychologist, he was basically a psychologist, and he said the people with criminal traits, right, with criminal pathology or criminal minds, they could be identified through their personality traits, and we could label and segregate and separate them, right. So now this could have severe repercussions, right. अगर ये on the basis of scientific experts, the government will frame a policy to label, segregate and separate them. Now this could have severe repercussions, right. How is it? Now for example, now these people, now this was suggested by this psychologist that we could identify these people or catch these people at very early stages, right, when they are 6 to 7 years age, and we could treat them, right, and we could treat them, we could segregate them in mental hospitals, right. Now this is it is kind of the government is acting in a very repressive kind of manner. It is violation of rights, right, children rights. So this could have very severe or dangerous consequences if these kind of theories could be followed, and that is why sociological theories they came into perspective, right. तो हमने डोरखाइम का इंट्रोडक्शन देखा था. नाउ सो आफ्टर दैट वी टुक अ सर्टेन डिटूर, राइट. हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में जानने लगे थे. नाउ आई एम कमिंग बैक टू द डोरखाइम्स पर्सपेक्टिव. डोरखाइम क्या बोलते हैं, सी ही इज अ फंक्शनलिस्ट, राइट. सो ही विल गिविंग अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ डेवियंस, राइट. और डोरखाइम ये बोलते हैं कि डेवियंस इज यूनिवर्सल, राइट, एंड इट इज इनएविटेबल, राइट. तो डेवियंस क्या है, वो हर एक सोसाइटी में मिलती है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, राइट. सो और वो इसका रीजन देते हैं. सी वो बोलते हैं कि नॉट ऑल इंडिविजुअल्स दे कुड बी आइडेंटिकली कमिटेड टू कलेक्टिव कॉन्शियस, right. Not all the individuals of that particular society, let us take a particular society,
सारे के सारे इंडिविजुअल्स उस सोसाइटी में दे कुड नॉट बी आइडेंटिकली कमिटेड टू द कलेक्टिव कॉन्शियस, इवन इफ दे आर आइडेंटिकली कमिटेड टू कलेक्टिव कॉन्शियस एट वन सिंगल इंस्टेंस ऑफ टाइम, इन फ्यूचर दे माइट नॉट बी कमिटेड टू इट. सो एज लॉन्ग एज वो बोलते हैं कि देयर इज अ कलेक्टिव कॉन्शियस, राइट, अगर आप बाउंड्री डिफाइन करते हो कि दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर एंड दिस वायलेशन इज डेविएंट बिहेवियर, राइट, तो कुछ ना कुछ इंडिविजुअल्स क्या there will always be the case कि some individuals will be violating this collective conscience, right, even if they conform to this collective conscience 99.999999% of the time, that 0.001% of the time they will be manifesting deviance, right. So deviance is going to be there in all the societies. Now let us consider कि we follow the traffic rules, right, for example we are very good civilized, right, adequately socialized citizens, and we follow all the rules and regulations of our society, right, and we do it 99.99% of the time. There will be a deviance somewhere, right, we could bypass or jump these traffic signals, right, for instance for a single time out of 1,000 times we are doing it, so at particular time we will be doing this, right. So this absolute zero deviance, it is not possible. Deviance is there in all societies across time and space, right. तो बोलते हैं even in the community of monks, right, the pious community of monks or sadhus, जिसमें collective conscious properly defined है, and these people they are pious in nature, right, they are morally upright in nature, right, highest standards of behavior they manifest, right, और उनकी community regulations. Now इनमें कम्युनिटी रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग होते हैं साधुस और मंक्स की कम्युनिटी में, इवन वहाँ पे भी, राइट, हमें बहुत छोटी सी गलती लगती है, राइट, अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें, साधुस आर डूइंग समथिंग वेरी माइनर डेविएशन फ्रॉम द कलेक्टिव कॉन्शियस, राइट, सो वी कंसिडर इट एज अ माइनर डिसमीनर, राइट, माइनर रॉन्ग डूइंग, राइट, छोटी सी गलती होगी. Whereas for them it is a very big thing, it is their violation of the collective conscience, right. So even in the community of sages, monks or sadhus, deviance is there, right. So he says as long as there is collective conscience, some individuals are violating it sometimes. So society with no or zero deviance is a utopia, and no utopia ever exists, right. तो बोलते हैं अगर deviance is there in all societies, now अगर वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से हम इसे देखें तो इट मस्ट बी परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ फंक्शन, राइट, दैट इज व्हाई इट इज देयर, राइट, दैट इज व्हाई इट इज एग्जिस्टिंग. और फंक्शनलिस्ट हमेशा यही बोलते हैं अगर कोई भी एस्पेक्ट है सोसाइटी का, राइट, दिस इज व्हाट फंक्शनलिस्ट है, इफ देयर इज सम एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट, every aspect of the society will be performing certain functions, right, will be meeting certain needs. Now deviance is present across all the societies in time and space. Now it must be performing some kind of functions, it must be meeting some kind of needs, right. So deviance must be functional, right, this is their logic. So herein the very existence of deviance justifies their functionalities because they must be meeting, the deviance must be meeting certain needs, right. So now हम बोलेंगे कि since deviance is universal, it is performing certain kind of functions and that is why it is universal, right. So now we'll be taking a look into what kind of functions deviation performs, right. First is adaptation and social change, right. Now Durkheim क्या बोलते हैं कि deviance के थ्रू क्या है, individual they are challenging cultural norms, values, societal rules and regulations, right. So when they challenge these, see cultural norms, rules and regulations किस लिए होते हैं, they are to regulate the human behavior should be in conformity with collective conscience. Now when the behavior is in conformity with collective conscience, right, तो हम क्या बोल सकते हैं कि social order is established in society, there is order in the society. अगर आपने देखा हो लॉ एंड ऑर्डर साथ साथ क्यों मेंशन किए जाते हैं, राइट, बिकॉज इफ यू फॉलो द लॉ देन देयर इज ऑर्डर इन द सोसाइटी, इफ यू वायलेट द लॉ देन देयर इज डिसऑर्डर, chaos और एनार्की इन सोसाइटी, राइट. So now this collective conscience is designed, these rules, regulation, collective norms and values is designed so as to maintain order in society, right. And this, how this order is maintained, if you could say people will commit to collective conscience, right, and they follow the collective conscience, collective consciousness of the society, collective rules or collective regulation, collective morality of the society, then we can say कि these people have predictable behavior, right, certainty in behavior, right. तो वहाँ पे social change possible नहीं होगा, right. तो बोलते हैं deviance is a vehicle of social change,
ये आपका डुर्कहाइम बोलते हैं। अदरवाइज इफ एवरीवन विल बी कमिटिंग टू कलेक्टिव कॉन्शियस, वो बोलते हैं देन सोसाइटी विल बिकम रिग्रेसिव, आर्केक एंड आउटडेटेड, राइट। अगर आप कलेक्टिव कॉन्शियस से कंफर्म करेंगे, अगर सोशल ऑर्डर होगा और एब्सोल्यूट कमिटमेंट होगी कलेक्टिव कॉन्शियस से, राइट, कलेक्टिव कॉन्शियस इज टू स्ट्रांग, तो क्या होगा, स्टेटस क्वाइज्म आएगा सोसाइटी में, सोसाइटी स्टैग्नेट कर जाएगी, क्योंकि सोशल ऑर्डर इतना एक्सट्रीम फॉर्म पे होगा कि देयर विल बी नो सोशल चेंज एंड वी नीड सोशल चेंज। तो अगर जब तक हम उस कलेक्टिव कॉन्शियस को अगर थोड़ी सी डेविएंस नहीं होगी, देन यू वॉन्ट बी चैलेंजिंग दिस कलेक्टिव कॉन्शियस, तो जो कलेक्टिव नॉर्म है वो चेंज नहीं होगा। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब राजा राम मोहन रॉय आए थे, नाउ सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में होने स्टार्ट हो गए थे, इनलाइटनमेंट और रेनेसेंस स्टेज बोला जाता है उसको इंडियन हिस्ट्री का, राइट। नाउ कलेक्टिव नॉर्म्स क्या थे कि सती वाज प्रेवलेंट, कास्टिज्म वाज प्रेवलेंट, अनटचेबिलिटी वाज प्रेवलेंट, राइट, वुमेन वर गिवन वेरी लो स्टेटस इन द सोसाइटी, राइट। नाउ अगर if there is no individual who could violate this collective consciousness, right, then Raja Ram Mohan Roy came on the Indian social reform scene because he was educated in Western philosophy and in Western sciences, right. He knew about equality, he knew about democracy, the rule of law, and he started challenging these regressive practices of Hindu society. तो उन्होंने जब सती को चैलेंज किया, राइट, अगर वो कंफर्म करते, राइट, वंस अपॉन अ टाइम सती वाज अ नॉर्मल बिहेवियर, हमने पढ़ा था। दिस लीड्स टू, अगर कोई वुमेन कमिट करती है सती, देन इट विल बी कनेक्टेड टू द ऑल्ट्रिस्टिक सोसाइटी, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड, राइट, हमने देखा था। नाउ अगर Raja Ram Mohan Roy, he came on the Indian reform scene and he started challenging this collective conscience, right? कि this is wrong, right? And that is how through his protest, then Raja Ram Mohan Roy is a deviant. He is challenging Sati, which is the established collective order, right? अगर वो चैलेंज नहीं करते तो सोशल चेंज नहीं आता, राइट, बेंटिक लॉ नहीं लेके आते, एबोलिशन ऑफ सती नहीं होता। सी इन्होंने चैलेंज किया, Raja Raman's behavior was deviant from the perspective of the society at that point of time. Even his own mother abandoned him, right? She maintained distance from Raja Raman Roy, right? So इसलिए इसको बोला जाता है this is a kind of an adaptation function, right? This is kind of an adaptation function. See, environment is changing and the society has to change with it. It has to adapt to the environment. अगर सोसाइटी अडेप्ट नहीं करेगी, कलेक्टिव कॉन्शियस बहुत स्ट्रांग होगा, देन सोसाइटी इट इज काइंड ऑफ ऑप्रेसिव इन नेचर। तो अगर ये अडेप्ट नहीं करेगी विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, देन सोसाइटी क्या है, इवॉल्व नहीं होगी। अगर सोसाइटी इवॉल्व नहीं होगी, सोशल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग होगा, तो सोशल चेंज नहीं होगा, तो क्या है, इट विल कॉज प्रॉब्लम। तो डेविएंस क्या है, डेविएंस क्या करता है, इट विल क्रिएट अ स्ट्रेन इन द सिस्टम। डेविएंस स्ट्रेन करता है सिस्टम में, राइट। और जब ये स्ट्रेन रिलीव जब होता है, जब आप डेविएंस को अकोमोडेट करते हो, तो यू आर मूविंग फ्रॉम कलेक्टिव कॉन्शियस वन, कलेक्टिव कॉन्शियस होगा, इसमें कुछ माइनर चेंज होगा, राइट, स्मॉल डेल्टा, and then you will be moving to a new form of collective conscious one, and this is how small change is going to take place in society, right? ऐसे ही social order भी होगा और social change होगा, right? This is what Parsons was also talking about, right? It is in continuous dynamic equilibrium, right? Now let us further try to develop this concept. See, we are studying about Durkheim's theory of deviance and how deviance is actually functional for the society, right? And we looked into how deviance is contributing to social change, right? So the society needs to adapt to the changing environment, right? Environment में काफी flux है, right? There are fresh ideas in the environment, there are new kind of beliefs which are continuously hitting on the cultural and societal systems, right? New kinds of challenges which are posed to the social cultural environments, right? So these need to be accommodated within the society, right? And this is done through new beliefs, new ideas. This is accommodated within the society through the acts of deviance, right? So this is what we were looking into. And if you understand कि see, general perspective क्या रहता है कि crime is something which is bad, right? No doubt it is bad, but it is bad from what perspective, right? And this is how sociology is quite different from common sense, right? तो वंस अपॉन ए टाइम महात्मा गांधी
or Bhagat Singh to an extent was labeled as a deviant, right? And it was labeled, that person was labeled as a deviant by the Britishers, right? Because they were violating or challenging the British authority, they were violating the British laws. Now, so see, Mahatma Gandhi, he came onto the Indian political scene, right? So he was one of the most important contributors related to Indian independence, right? तो उनका अपनी आज़ादी में काफ़ी योगदान था महात्मा गांधी का, right? So he was manifesting a deviant behavior, right? He was, when he was launching various kind of movements like non-cooperation, civil disobedience movement, right? So he challenging the British authority, right? So he was also booked under the Acts of Sedition. Now sedition, through sedition, he is labeled as a deviant who is challenging the British rule, right? ठीक है, और सेडिशन को आप मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी देख सकते हो, राइट? मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, डोरखाइम्स थ्योरी ऑफ डेविएंस का. व्हाट इज हैपनिंग, हाउ सेडिशन इज बीइंग ओवर अप्लाइड इन द कंटेम्परेरी टाइम्स, राइट? और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, राइट? इवन द करंट गवर्नमेंट ऑल्सो एग्रीड with the observations of Supreme Court that yes, the sedition is a colonial law, right? So Mahatma Gandhi was a deviant once. Nelson Mandela, when he was challenging the apartheid regime in South Africa, right? जहाँ पे racial segregation होता था, right? Various kind of racial discrimination were extended to the black people, right? उनको अलग communities में रखा जाता था. They could not venture out in nights, right? तो काफ़ी पब्लिक प्लेसेस पे उनको एंट्री नहीं मिलती थी, राइट? अगर आपने सुना हो काफ़ी जगह ये लिखा जाता था इन द ब्रिटिश टाइम्स की डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, राइट? सो नाउ नेल्सन मंडेला व्हेन ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, ही वाज अ डेविएंट, राइट? बिकॉज ही वाज चैलेंजिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी. ऐसी मार्टिन लूथर किंग भी, ही वाज ऑल्सो अ डेविएंट बिकॉज जो एस्टेब्लिश्ड मोरालिटी थी अमेरिकन सोसाइटी की, राइट, जहाँ पे जो ब्लैक्स के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था वो काफ़ी इनबिल्ट था अमेरिकन सोसाइटी में, राइट? इवन दो स्लेवरी वाज अबॉलिश, लेकिन उसके बाद भी क्या कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ब्लैक्स का, राइट? नाउ मार्टिन लूथर किंग, ही स्टूड अगेंस्ट इट, राइट? उसको ऑपरेशन बोला गया, इनजस्टिस बोला गया, राइट? और उन्होंने क्या है काफ़ी मूवमेंट्स, कलेक्टिव मूवमेंट्स लॉन्च की, राइट? सिविल राइट्स मूवमेंट. सो ही वॉज ऑल्सो अ डेविएंट. इसलिए डोरखाइम बोलते हैं कि सम क्राइम इज एन एंटीसिपेशन ऑफ मोरालिटी ऑफ द फ्यूचर, राइट? यू आर चैलेंजिंग द प्रेजेंट मोरालिटी, हाउ अ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, राइट? व्हाट आर द कलेक्टिव नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, राइट? सो थ्रू योर डेविएंट एक्ट, दीज पीपल और दीज रिवोल्यूशनरी, दे आर चैलेंजिंग द हाउ सोसाइटी इज एस्टेब्लिश्ड, राइट? ऐसे ही बुद्धिज्म और जैनिज्म ने चैलेंज किया था ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म, काफ़ी सुपरस्टिशंस और रिचुअलिस्टिक हो गया था, राइट? और लेकिन डोरखाइम क्या है? डोरखाइम इज नॉट टॉकिंग अबाउट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, राइट? वो रिवोल्यूशन के बारे में कभी नहीं बात करेंगे बिकॉज इज अ फंक्शनलिस्ट, राइट? वो चेंज के बारे में बात करेंगे इन अ काइंड ऑफ अ स्लो और ग्रेजुअल चेंज, राइट? सो ही सेज लिमिटेड और कंटेन्ड डेविएंस, राइट? डेविएंस के ऊपर क्या कुछ लिड होनी चाहिए, राइट? राइट, जैसे प्रेशर कुकर में जो लिड होती है, राइट, इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ अ सेफ्टी वाल्व, राइट? इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ अ सेफ्टी वाल्व जो प्रेशर रेगुलेट करती है. अगर लिड ना हो तो इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि दैट प्रेशर कुकर विल ब्लास्ट, राइट? तो ये क्या है? डेविएंस क्या है? इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ अ सेफ्टी वाल्व, राइट? तो धीरे धीरे क्या है, अगर डेविएंस आपकी लिमिटेड है, इट कंटेन्ड है, तब वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, राइट? बिकॉज आप अडेप्टेशन करते रहोगे, राइट? तो सोशल चेंज होता रहेगा, इंक्रीमेंटल, इवोल्यूशनरी, स्लो और ग्रेजुअल सोशल चेंज, राइट? अगर डेविएंस अनकंटेन्ड है, राइट, उसमें कोई लिड नहीं है, देन इट विल बिकम डिसफंक्शनल फॉर द सोसाइटी, राइट? तो इट विल क्रिएट एनार्की एंड केओस, राइट? कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सोसाइटी, और इट विल लेड टू ओवरथ्रो ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटल स्ट्रक्चर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, when इंडिया ने ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस गेन की, देन इट वाज कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? कंप्लीट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल चेंज, राइट? ऐसे ही यहाँ पे, राइट? तो सम सॉर्ट ऑफ डेविएंस इज परमिटेड, लेकिन इतना नहीं है. सी नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द
पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें एक ऑर्डर था, राइट। अगर आप उसमें धीरे धीरे चेंज करते रहोगे, राइट, धीरे धीरे डेविएंस, अगर उसमें डेविएंस होती रहेगी और स्लो इंक्रीमेंटल ग्रेजुअल चेंज अकोमोडेट होता रहेगा उस डेविएंस के थ्रू, राइट, सो दैट इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी इज कंटिन्यूसली अडेप्टिंग, इट इज चेंजिंग फॉर द बेटर, राइट। नाउ यू कुड डिफरेंशिएट इट बिटवीन, किसी एनार्की और केओस के बारे में कौन बात करता है, राइट, कंप्लीट सोशल चेंज के बारे में कौन बात करता है, रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज, राइट, कंप्लीट चेंज, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, राइट। तो रिवोल्यूशन के बारे में बात करता है कार्ल मार्क्स, राइट, रिवोल्यूशन, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट एंड दिस रिवोल्यूशन विल बी bloody or violent in nature, right, because you have to overthrow the existing authority structures, right, existing structures won't permit you to change or overthrow the capitalist system, right, so the revolution has to be bloody violent in nature, right, that is why it is revolutionary change, and तो अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करोगे देन इट विल बी एक एनार्की, केओस और डिसऑर्डर इन सोसाइटी। वो हमेशा रिवोल्यूशनरी टाइम्स पे देखा जाता है, राइट, फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम्स पे देखा गया था और उसके बाद रशियन रिवोल्यूशन के टाइम्स पे भी सेम चीजें नोटिस की गई थी, ठीक है। तो डोर्कहाइम इज टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शनल चेंज, राइट, वो बोलते हैं कि अगर डिसफंक्शनल की बात करते हो देन दैट इज अ रिवोल्यूशनरी चेंज, राइट। तो ना दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के कंटेक्स्ट में देख सकते हो, राइट। तो मॉडरेट्स जब बोल रहे थे कि हमें क्या है धीरे धीरे करके क्या है रिफॉर्म लेके आना है, राइट, हाउ इंडिया इज गवर्नड और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ब्रिटिश, इसमें हमें क्या माइनर इंक्रीमेंटल स्मॉल चेंजेस लेके आने हैं एंड अल्टीमेटली दिस स्मॉल चेंजेस विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम will contribute to the self governance of Indian system, right, ऐसे करके उनका अप्रोच थी। whereas extremist और revolutionary terrorists they wanted to completely change or overthrow the British government, right, so they were looking at two different approaches, two different paths, ठीक है। ऐसे ही जब रिवोल्यूशन की बात करते हो, इसी को क्या बोलता है पार्सन्स, राइट, जब when you are trying to overthrow the society, वो पार्सन्स बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद सोसाइटी, हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड और हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड पैटर्न्ड, राइट। तो बोलते हैं कि सोसाइटल फंक्शंस, इसको पार्सन्स से लिंक करेंगे कि सोसाइटल फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेटेड विद इंडिविजुअल नीड्स, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं पार्सन्स में कि इंडिविजुअल नीड्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटल फंक्शंस, देयर इज हार्मनी, राइट, हाउ आई इज शेप्ड बाय वी, हाउ ईगो इज शेप्ड बाय सुपर ईगो, राइट, और तो दोनों के बीच में एक बैलेंस रहता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी मीट होता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट भी मीट होता है, तो सोसाइटी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, राइट। अगर ऐसा नहीं है, अगर सोसाइटल फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेटेड विद द इंडिविजुअल नीड्स, मतलब इंडिविजुअल कलेक्टिव और इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है रेसिप्रोकल होनी चाहिए, अगर ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, तो वहां पे क्या है रिवोल्यूशन आ सकती है, राइट, वहां पे कंप्लीट ओवरथ्रो हो सकता है। सो सी देयर आर अदर फंक्शंस ऑफ डेविएंस एज वेल। एक के बारे में बात करते हैं, डोर्कहाइम इज बाउंड्री मेंटेनेंस, राइट, बाउंड्री मेंटेनेंस, व्हाट इज बाउंड्री मेंटेनेंस? सी जब हम बात कर रहे थे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की, राइट, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव सिंपल स्मॉल स्केल सोसाइटीज, तो वहां पे हमने देखा था डोर्कहाइम बोलते हैं कि पीपल हैव डीप वहां पे क्या काफी स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियस होता है, राइट। नाउ पीपल हैव स्ट्रॉन्ग और डीप फेथ बिलीफ इन कलेक्टिव कॉन्शियस, राइट, so when people are absolutely committed to collective conscience, right, in primitive small scale societies, right, तो वहां पे हमने देखा था मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होती है, सिमिलैरिटी होती है इंडिविजुअल्स के बीच में, और यूनिटी और सॉलिडेरिटी काफी होती है, राइट। तो वहां पे कलेक्टिव कॉन्शियस होती है और इंडिविजुअल कॉन्शियस ऑलमोस्ट नील होती है, राइट, इंडिविजुअलिटी नील नहीं होती है। तो दैट इज व्हाई व्हेन therein I made a statement that social predates the individual, right, this is what Durkheim was talking about, ठीक है। Now what are the functions of deviance? See, Durkheim बोलते हैं कि negative sanctions और punishments is imposed on deviant act, right, तो deviance triggers negative reaction from the society or negative sanctions or punishment from the society, right। नाउ इससे क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इसका क्या पॉजिटिव और फंक्शनल एस्पेक्ट, राइट। तो डोर्कहाइम बोलते हैं कि पनिशमेंट शुड बी सीन एज अ हीलिंग मैकेनिज्म, राइट, बिकॉज व्हेन एन इंडिविजुअल
committed an deviant act, right? अगर एक individual was committing a deviant act, right? A particular individual was committing a deviant act, right? So all the other individuals now, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही strong collective conscience है, now all these individuals का he hurt the collective sentiments of these people, right? Because they had deep faith and deep belief in the collective conscience of the society. क्योंकि यहाँ पे mechanical solidarity थी, collective conscience थी, individuality nil थी, right? So by committing crime, the offender injures people's faith in collective conscience, right? So he hurts their collective sentiments. Now when this justice is being done, right? Justice is being done, or when punishment is being extended to the criminal or the deviant, right? So it kind of brings smiles and cheers on the faces of people, right? Because these people had deep faith, deep love and commitment to collective conscience, right? So punishment एक ऐसा occasion so punishment is an occasion, right? यहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है, these people who were actually committed to the collective conscience, right? Who were regularly manifesting their behavior as per collective norms and rules and regulations of the society, right? Because they have completely internalized this social fact, they are deeply committed to it, right? So यहाँ पे क्या है, punishment is an occasion where these people or the society in entirety will be asserting इट्स कलेक्टिव मोरालिटी, जहां पे कलेक्टिव कॉन्शियंस को असर्ट किया जाएगा और वहां पे कलेक्टिव कॉन्शियंस का फोर्स और इंपैक्ट फेल्ट होगा, राइट? सो यहां पे क्या है, थ्रू पनिशमेंट बट through deviance which is triggering punishment, and there is a functional aspect of that, there is a positive aspect of that, right? So it is differentiating between good and behavior, good and bad behavior, normal and pathological behavior. यहाँ पे कहीं ना कहीं pathological behavior को क्या है, negative sanction दिया जा रहा है, punishment दी जा रही है, right? So it acts as a kind of, तो जैसे ही ये कलेक्टिव सेंटिमेंट सेटिस्फाई होते हैं, इनके बीच में क्या है, लोगों के बीच में और सॉलिडेरिटी आती है, राइट? वो फर्दर अपने आप को सेपरेट और डिस्टिंग्विश कर देते हैं फ्रॉम द डेविएंट और द क्रिमिनल, राइट? And this is kind of how there is a separation between the person, the deviant, who is committing the violation of collective conscience, who is committing a criminal pathological behavior, right? Wherein these people, right, when their collective sentiments were hurt, तो जब इसको punishment दी जाती है, these people it brings smiles and joys to their faces, right? So collective justice और collectively revenge met out किया जाता है और collective conscience को इम्पोज किया जाता है सोसाइटी में, राइट? सो जब ये जस्टिस किया जाता है, इन लोगों के बीच में फर्दर सॉलिडारिटी और यूनिटी बन जाती है, राइट? तो इसीलिए अगर आप प्रिमिटिव टाइम्स में देखो, राइट, और मिडिवल सोसाइटीज में देखो, जस्टिस वाज डन ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, राइट? और अगर आप देखोगे जो मिडल ईस्ट में भी अभी भी क्या है, ऑन सर्टेन ओकेजन्स, राइट, पीपल आर बीइंग पुट टू डेथ, राइट, थ्रू स्टोन्स, राइट? पत्थर मार के उनको मार दिया जाता है, राइट? सो दैट इज हाउ दिस acts as a boundary maintenance, right? So it maintains a boundary, right, between the good and the bad, between the good and the evil, or between the normal and the pathological, right? तो यहाँ पे और ज़्यादा इनके सेंटिमेंट्स जो हर्ट हो गए थे, जो उनका फेथ टूट गया था कलेक्टिव कॉन्शियस में, वो फर्दर से रीअसर्ट हो जाता है और फर्दर से इनकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है, राइट? सो इट promotes in group solidarity and unity, right? See, one statement I want to talk about is, यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअलिटी नील थी, कलेक्टिव कॉन्शियस थी, राइट? तो ये जो इंसान अगर डेविएंस कमिट कर रहा है, सो ही इज नॉट कमिटिंग द डेविएंट एक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट? ही इज कमिटिंग द डेविएंट एक्ट अगेंस्ट द एंटायरिटी ऑफ द सोसाइटी, राइट? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी है ही नहीं, राइट? अगर आपने इसको हर्ट किया है, इतने स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स होते हैं कि एवरीवन विल फील हर्ट. अगर कोई आपके फैमिली मेंबर को हर्ट करता है, राइट, देन इवन यू विल फील हर्ट बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, राइट? तो जो स्मॉल प्रिमिटिव सोसाइटीज में थे, एवरीवन was a part of this one big family. So if you're committing an act against a particular individual, it means you're committing an act against the entirety of the society, right? So this collectively, these people will collectively mete out justice or collectively take a revenge on this person, right? Because the collective sentiments have hurt. तो इसलिए जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियस होगा, उतना ही ज़्यादा रिग्रेस पनिशमेंट होगा, राइट? तो पुराने जमाने में क्या होती थी, रिप्रेसिव पनिशमेंट होती थी, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती थी, राइट? Whereas in the modern times हम बोलते हैं कि रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है. हमने देखा था डिवीजन ऑफ लेबर में. क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी इतनी आ गई है, राइट?
इंडिविजुअलिटी इतनी आगे, कलेक्टिव कॉन्शियस वीक हो गया मॉडर्न सोसाइटीज में, तो यहाँ पे आप पूरी सोसाइटी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर रहे हो, रादर यू आर कमिटिंग नेगेटिव एक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट, या फिर उसकी फैमिली के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या है, देर इज काइंड ऑफ रेस्टिट्यूशन, अ रिपेरेशन, यू विल डूइंग रिपेरेशन फॉर योर क्रिमिनल एक्ट, राइट, और रेस्टिट्यूशन, राइट, कंपनसेशन विल बी पेड टू द अनदर फैमिली, राइट, एंड यू विल बी गोइंग टू, इट इज अ काइंड ऑफ यू विल बी गोइंग टू जेल, राइट, वहाँ पे आप रिफॉर्म होके अल्टीमेटली यू विल बी अगेन बी एंटरिंग द सोसाइटी एज अ बेटर इंडिविजुअल, राइट। सो दिस इज हाउ मॉडर्न रेस्टिट्यूटिव सिस्टम इज सीन। इसलिए डेथ पेनल्टी को कहीं ना कहीं क्या है, बोला जाता है कि दिस इज नॉट फॉर मॉडर्न सोसाइटी, कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट फॉर मॉडर्न सोसाइटीज, राइट, बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ब्रूटल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस प्रिमिटिव सोसाइटीज, राइट, बार्बरिक सोसाइटीज। तो ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं आप देखोगे सबसे ज़्यादा अबॉलिश हुई है डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट का अबॉलिशन मॉडर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ, जहाँ पे इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट, वेयर इन यू आर कमिटिंग एन एक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड नॉट द एंटायरिटी ऑफ द सोसाइटी। अगर आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, सम एक्ट्स आर सो हॉरिबल, राइट, even in the modern societies it shakes the and collective conscience of the entire nation, right. So when this Nirbhaya rape was committed, it was such a horrible act. So there were multiple articles in the newspaper at that point of time, and there was one statement which was common amongst all the articles, right, that this act or this act of rape was so horrible, right, that it shook the collective conscience of the entire nation, and that is why the entire nation were seeking revenge or justice, right, against the perpetrators, that they should be hanged or they should be chemically castrated, right. रेप के केसेस में ऐसा होता है, स्पेशली ब्रूटल केसेस में। नाउ व्हाई इज दिस सो? बिकॉज योर एक्ट इज सो हॉरिबल दैट it is not against a specific individual, right, it is against a specific individual, but it is hurting the collective sentiments of the entire nation. तो यहाँ पे क्या है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट क्या है मांगा जाता है, राइट, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज वहाँ पे क्या है, मॉडर्न सोसाइटीज में कहीं ना कहीं वो रेप्रेसिव एंगल क्या है एंटर हो जाता है, बिकॉज आप एक इंडिविजुअल नहीं, बाकी पूरी सोसाइटी के आपने सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं, राइट। और इसलिए अब बोला जाता है कि आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करते हो, देन वाई आर द पीपल एक्टिंग फॉर strong punishment, right, an extreme form of punishment, and this is the reason behind it, right. The stronger the collective conscience, the greater is the demand for the punishment, and when this punishment is being met out to you, right, it reaffirms their faith in collective conscience, right, because they are following the collective conscience, they are manifesting a good behavior, right. So if you अगर punishment अच्छी नहीं दी जाती, then their faith would have been lost, right, their sentiments were hurt, right, so you have repaired the sentiments, it is a kind of an healing mechanism, right. So this is the third functional aspect is डेवियंस कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वाल्व की तरह एक्ट करता है, राइट, क्योंकि अगर आप सोसाइटीज में डेवियंस परमिट नहीं करोगे, राइट, अनलिमिटेड डेवियंस परमिट नहीं करोगे, तो क्या है, वो प्रेशर कुकर की तरह, राइट, लिड होना चाहिए, राइट, तो कंटिन्यूसली क्या उसमें से प्रेशर रिलीज होता रहे सोसाइटी में से, राइट, ठीक है, बिकॉज नॉट ऑल द सोसाइटीज आर परफेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद सोसाइटीज, सो दे नीड टू बी चेंज फॉर द बेटर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अगर सोसाइटीज स्पेशली प्रोटेस्ट और कलेक्टिव एक्शन को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रही है, राइट, मतलब सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी वाल्व इज देयर, राइट, तो यहाँ से क्या है, वो डिसकंटेंट जो है वो बिल्टअप नहीं होता, उसको क्या कंटिन्यूसली रिलीज, जो रिजेंटमेंट है और डिसकंटेंटमेंट है उसको कंटिन्यूस रिलीज मिलती रहती है, राइट, तो उतना प्रेशर बिल्डअप नहीं होता सोसाइटी में, तो सोसाइटी ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम सबसे कंड्यूसिव क्यों है, डेमोक्रेसी, राइट, वेयर इन दिस प्रोटेस्ट और कलेक्टिव एक्शन इज परमिटेड, राइट, तो इसलिए इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग इन नेचर, नॉट ओनली कि वो लेजिटिमेट एस्पिरेशंस पीपल की फुलफिल करता है, और देर इज अ पॉपुलर सॉवरेनिटी बिकॉज यू आर परमिटिंग डेवियंस, राइट, पीपल कुड एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू प्रोटेस्ट एंड कलेक्टिव एक्शंस, राइट, व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सोसाइटी दे कुड एक्चुअली प्रोटेस्ट, right, and that is why democracy are more long lasting and sustainable in nature, right, whereas in autocracy what you are doing, you are completely suppressing the fundamental rights. This is the fundamental right को लिंक कर सकते हो आप इसको, right, आर्टिकल 19
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। तो अगर ऑटोक्रेटिक रिजीम्स में क्या है, अगर ओप्रेसिव टोटलिटेरियन रिजीम्स है, राइट, ओपन सोसाइटी नहीं है, क्लोज्ड सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं क्या है, दिस डिसकंटेंटमेंट और रिजेंटमेंट विल बिल्ट अप, राइट, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू अ रेवोल्यूशन, राइट। सो यू नीड टू परमिट सम सॉर्ट ऑफ डेविएंस विद इन द सोसाइटी। फोर्थ, डेविएंस डुरखाइम बोलते हैं अगर हाई अमाउंट में है तो इट एक्ट्स एज एन अलार्म और इंडिकेटर, राइट, इट एक्ट्स एज अ यूजफुल वार्निंग डिवाइस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी इज माल फंक्शनिंग, राइट। हमने देखा था कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डेविएंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, सोसाइटल फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेटेड विद द इंडिविजुअलिस्टिक नीड्स, राइट, and that is why people are protesting against it, right, that is they are manifesting deviant behavior, they are violating the collective conscience of the society, collective rules of the society, so there is something wrong with the with it, right। तो अगर हमने आपने देखा होगा, एनवायरमेंट में पढ़ा होगा कि बर्ड्स एंड एम्फीबियंस को क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है, राइट, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है, when there is something wrong with the environment, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बर्ड्स पे और एम्फीबियंस पे, राइट। तो अगर सर्टेन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दे स्टार्ट डाइंग सडनली, देन यू कुड इट एक्ट्स एज एन इंडिकेटर और अलार्म कि देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग विद द एनवायरमेंट। एंड सिमिलर मैनर में अगर डेविएंस बहुत ज़्यादा हो गई है, देन दिस इज एन इंडिकेटर दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सोसाइटी, सम एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी इज माल फंक्शनिंग इन नेचर, राइट। सो दिस इज द डोरखाइम्स view of deviance. Now we'll be taking a look into the R.K. Merton's theory of deviance. से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं R.K. Merton's theory of deviance, right? तो R.K. Merton again, since he sees deviance or he conceptualizes deviance from a structural functional perspective, right? तो again इनका sociological perspective होगा, right? He considers again the deviance as a social fact. तो वो सोशल पर्सपेक्टिव, सोसाइटल पर्सपेक्टिव, ना कि एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे, राइट। हमने देखा था कि साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ डेविएंस इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से डेविएंस को जानने की कोशिश कर रही थी कि वाई सर्टेन पीपल आर डेविएंट एंड नॉट अदर्स, राइट, वाई सर्टेन इंडिविजुअल्स आर डेविएंट एंड नॉट अदर्स, राइट। सो दे आर सीइंग डेविएंस फ्रॉम एन इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव, राइट। तो वहाँ पे हमने देखा था कि वो बोलते हैं कि सर्टेन पीपल हैव पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज विच दे हैव लर्नड एंड एक्वायर्ड ड्यू टू देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, राइट, हमने देखा था। एज वेल एज हमने देखा था बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल थियरी ऑफ डेविएंस, जहाँ पे जेनेटिक मेकअप कुछ लोगों का ऐसा होता है, राइट, दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स, राइट, उनकी जीन्स में ही क्रिमिनलिटी है। सो यू शुड ट्राई टू introduce your answer with this perspective and then contrast as to how Merton is different from this perspective, right? तो Merton बोलते हैं कि this deviance it is a result of social structure, right? सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें some people are placed at the lower levels, right? और some people are disfavorably placed. तो सोशल स्ट्रक्चर में सिंस सम पीपल आर डिसफेवरेबली प्लेस्ड, तो मर्टन बोलते हैं कि उन पे क्या है, ज़्यादा प्रेशर एक्ट करता है, राइट। सो देर इज अ ग्रेट स्ट्रक्चरल स्ट्रेन दैट दीज पीपल हु आर डिसफेवरेबली प्लेस्ड इन दिस सोशल स्ट्रक्चर, देर इज अ ग्रेटर स्ट्रक्चरल स्ट्रेन दैट एक्ट्स ऑन देम, राइट। तो सोसाइटी उन पे ज़्यादा प्रेशर डालती है टू डेविएट, राइट, बिकॉज दे आर डिसफेवरेबली प्लेस्ड इन द सोशल स्ट्रक्चर. Now, why are we talking about social structure? See, we have already studied this. See, social structure basically means that action which is patterned, which is regularized in terms of status role complex. हमने देखा था when we were talking about Parsons, or even Merton also talks about status set or role set, right? So that is the same thing. तो society की structuring ऐसी है कि certain people they have status और उनके position ऐसी है कि उस position की वजह से they are disfavorably placed, right? Disfavorably placed in terms of what, वो हम देखेंगे, right? तो since these are disfavorably placed, there is greater structural strain that acts on them, and इस structural strain की वजह से there is greater pressure on them to deviate, right? तो specifically आप देखोगे कि जो poverty है, poverty is related to crime, right? So he is also talking about कि why the people who are in the lower stratification strata, right? Stratification जो structure है उसके bottom पे जो lie करते हैं, या working class है या poor people है, right? उन पे ज़्यादा pressure है deviate करने का. There is more structural strain that acts on them, right? Because they are disfavorably placed in the social structure, right? Now
वाई आर दे डिसफेवरेबली प्लेस्ड? इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि एवरी सोसाइटी हैज सर्टेन वैल्यूज, राइट? वैल्यूज हमने देखा कि समथिंग विच द सोसाइटी कंसिडर्स वैल्यूएबल, राइट? तो सिंस द सोसाइटी कंसिडर्स सर्टेन थिंग्स एज वैल्यूएबल, तो सोसाइटी की जो एक्टिविटी है, जो प्रायोरिटी है और जो गोल्स हैं, दे आर शेप्ड इन सच ए मैनर सो एज टू लीड टू अटेनमेंट ऑफ दीज वैल्यूज और फुलफिलमेंट ऑफ दीज वैल्यूज, राइट? ठीक है, तो देर इज अ वैल्यू कंसेंसस इन सोसाइटी, दैट इज ऑल द parts and subparts of the society, all the individuals who make up the society, they believe in these values, right? And this is how हमने देखा था साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ कंट्रोल में कि कल्चरल सिस्टम टॉप पे क्यों लाई करता है, राइट? बिकॉज कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स शेप करते हैं कि सोसाइटी को कैसे बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ऑल द पार्ट्स एंड सब पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी इन्हीं वैल्यूज को अटेन करने की कोशिश करते हैं, और हमने देखा था कि इस वैल्यू कंसेंसस की वजह से भी सॉलिडारिटी, यूनिटी और इंटीग्रेशन आता है सोसाइटी में, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यू कंसेंसस है, ऑल द इंडिविजुअल्स दे बिलीव इन दीज वैल्यूज, राइट? सो देयर एक्शन इज शेप्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। हमने देखा था कि हाउ कल्चरल सिस्टम, पार्सन्स में देखा था, शेप्स द पर्सनैलिटी सिस्टम, क्योंकि इन्होंने क्या है, इन वैल्यूज को इनकलकेट कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, राइट? सो दीज ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, why is the solidarity or unity within the society? Because all the members of the society, they believe in these values, their action is for attainment of these values, right? ठीक है, लेकिन why these people, उनका एक्शन ऐसा क्यों है कि why are they driven towards these values, right? Because जो इंडिविजुअल इन वैल्यूज को ज्यादा अचीव करेगा, राइट, तो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम पे हायर प्लेस्ड होगा, राइट? ठीक है, तो उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ टू व्हाट एक्सटेंट आर दे एबल टू फुलफिल और अटेन दीज वैल्यूज, राइट? इंडिविजुअल्स, सो उनके हिसाब से उनको रिवॉर्ड मिलते हैं, राइट? रिवॉर्ड ऑफ व्हाट? उनको प्रेस्टीज, ऑनर, प्रिविलेजेस, मनी, राइट? प्लस दे लाई एट द टॉप ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इफ दे कुड अटेन और फुलफिल दीज वैल्यूज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, राइट? तो हम देखेंगे कि जैसे सियोक्स इंडियंस है, उसमें किस टाइप की चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू किया जाता था? वैल्यूज सबसे ज़्यादा प्राइम एम्फेसिस दिया जाता था सियोक्स इंडियंस और सियोक्स कल्चर में, राइट? कि जिसमें करेज, ऑनर और ब्रेवरी को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल समझा जाता था, राइट? बिकॉज दिस वाज वॉरफेयर बेस्ड सोसाइटी, राइट? तो यू नीड करेज, ऑनर एंड ब्रेवरी टू सर्वाइव। और हमने देखा था बूटी कैपिटलिज्म, राइट? थ्रू वॉर यू एक्वायर द रिसोर्सेज ऑफ अदर ट्राइब एंड थ्रू दैट यू प्रॉस्पर एंड सर्वाइव, राइट? ये हमेशा होता रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं कि नॉट ओनली सियोक्स इंडियंस, इवन इन द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी इट वाज मेनली बेस्ड ऑन वॉरफेयर। तो करेज, ऑनर एंड ब्रेवरी क्या है, दे विल बी प्लेस्ड, दे विल बी कंसिडर मोर वैल्यूएबल इन दिस सोसाइटी और कल्चर, राइट? So all the people who are more courageous, who are brave, right, who are more honorable, who are more you could say कि through their actions they could manifest these kind of values, they could attain these values। तो जो इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा करेजियस और ब्रेव होगा उसको स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के टॉप पे रखा जाएगा, राइट? तो वो कुछ होगा, वो बड़ा वॉरियर होगा, राइट? या फिर उसको किंग बनाया जाएगा बिकॉज इज द मोर करेजियस एंड द मोस्ट ब्रेव, राइट? सो ही तो लोग क्या है, इसीलिए देयर इज अ वैल्यू कंसेंसस इन सोसाइटी एंड द एक्शंस ऑफ द पीपल आर ड्रिवन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ दीज वैल्यूज, राइट? ऐसे ही हम देखेंगे कि अमेरिकन सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल, अमेरिकन वैल्यूज क्या हैं? दे आर कैपिटलिस्ट वैल्यूज, राइट? तो कैपिटलिज्म का जो हॉटस्पॉट है वो अमेरिका रहा है, हमें पता है, राइट? तो यहाँ पे आप देखोगे कि सक्सेस इज सीन इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी यू अर्न, राइट? तो अमेरिकन ड्रीम क्या होता है, राइट? अमेरिकन ड्रीम क्या है? टू पोजेस, टू हैव मटेरियल पोजेशंस, राइट? आपका बड़ी कार हो, राइट? कैडिलैक, यू आर ड्राइविंग द कैडिलैक इन अमेरिका, यू हैव बिग मेंशन, right? And then you have all the luxury items, plus you are living among the posh neighborhoods, right? So in terms of these material possessions, this material wealth, this materialism, these values of American societies are defined, right? So your success is seen in terms of how much money you could earn, right? तो इसीलिए अमेरिकन सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा अटेन करते हैं इन वैल्यूज़ को, right? The people, they are placed at the top of the stratification system. That is why the Mark Zuckerberg or the Elon Musk, they lie at the top of this American stratification system, right? तो
दैट इज वाई जो वेस्टर्न कल्चर है इट इज एक्सटर्नल इन नेचर, इट इज बेस्ड ऑन मटीरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, राइट. So all the activities of all the members of the society, they are driven towards attainment or fulfillment of these values, because these values, you are shaped in terms of these values, your socialization has took place in a certain manner, you have internalized these values, and plus the reward system of the society is distributed in terms of these values, right. You are placed at the top of hierarchy of the stratification system, right. तो इसलिए तो हमने देखा कि अमेरिका को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ ड्रीम्स एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट. Now how is deviance going to take place, right? तो ये बेसिक आर्ग्यूमेंट था, राइट. Now this deviance वो बोलते हैं कि हर एक सोसाइटी के कल्चरली डिफाइंड गोल्स, राइट. These goals are culturally defined, that is these goals are shaped by your values, right, and institutional means, right. There are certain proper or adequate means you should follow, you should manifest an appropriate action, a proper means or adequate means you should follow in order to attain these goals, because through fulfillment of these goals you will be attaining these values, right. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी यहाँ पे जो सोसाइटल फंक्शन है, राइट, सोसाइटी किसको वैल्यूएबल कंसिडर करती है, और जो इंडिविजुअल का जो नीड्स है उनके बीच में क्या है, इंटीग्रेशन है, राइट. there is a kind of a reciprocity between them, societal functions भी fulfill हो रहे हैं, individual interest भी meet हो रहे हैं, right. that is how we can say कि this society is well structured and organized, ठीक है. तो प्रॉपर मीन्स क्या होंगे, अगर आपको अमेरिकन ड्रीम अचीव करना है तो प्रॉपर मीन्स क्या होंगे, अमेरिका में प्रॉपर मीन्स क्या माने जाते हैं, मेरिट, टैलेंट, एजुकेशनल सक्सेस, हार्ड वर्क, इसके थ्रू क्या है आप ये सक्सेस अचीव करो, ये गोल्स अचीव करो, राइट. नाउ व्हाट कंस्टिट्यूट्स डेविएंस, नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेविएंस एज पर R.K. Merton, right. So this was the basic premise and this is how we'll be defining deviance. Now if the members of the society either they reject the means, right, that is they deviate from the means that are defined here, or they deviate from the goals, right, the goals, they completely reject the goals of the society, right. This they completely reject this American dream, they reject the American values, right. So either this or both, if they reject both the means and goals, तो that constitutes a deviant behavior, right. ठीक है, या तो आप मीन्स रिजेक्ट करो, आप प्रॉपर मीन्स फॉलो ना करो गोल को अटेन करने के लिए, या फिर आप गोल्स को ही कंप्लीटली रिजेक्ट कर दो, या ऐसा हो सकता है आप मीन्स और गोल्स दोनों को ही रिजेक्ट कर दो, तो यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर. दिस इज हाउ मर्टन डिफाइंस डेविएंस, राइट. सो वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डेविएंट पीपल को, राइट. बेसिकली टॉक्स अबाउट 5 कैटेगरीज ऑफ पीपल एंड 1 कैटेगरी ऑफ पीपल आर basically who are not deviant, who are conformist, right. So category 1 are conformist, right. So apart from this category we will be talking about 4 more categories who are the deviant people, and deviance we have defined कि कैसे वो देखते हैं. तो कैटेगरी 1 क्या है, जो कंफर्म करते हैं कल्चरल गोल्स को एज वेल एज नॉर्मेटिव और प्रिस्क्राइब्ड मीन्स को, राइट. who confirms to both the cultural goals as well as normative means. तो this is not deviance, और इसी को बोलते हैं Merton ki these majority of the people, right, if the societies are well organized, right, in all healthy societies if they are well structured and well organized, majority of the people they belong to this category of conformist, right. अब हम बाकी कैटेगरीज और 4 कैटेगरीज को हम और डेविएंट बिहेवियर को एक्सप्लोर करते हैं कि किसको वो डेविएंट मारते हैं, राइट. तो हमने देखा कि मर्टन एक्चुअली पूरी पॉपुलेशन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक कैटेगरी होगी विच आर नोन एज द कन्फर्मिस्ट, राइट. सो दीज पीपल दे आर नॉट डेविएंट बिकॉज दे फॉलो बोथ द गोल्स एज वेल एज मीन्स ऑफ द सोसाइटी. नाउ देर आर अदर 4 कैटेगरीज विच आर डेविएंट इन नेचर, राइट. तो आइदर दे डेविएट फ्रॉम द prescripted means of society or they deviate from the cultural goals of the society or they deviate from both. तो इन्हीं का परमुटेशन कम्बिनेशन लेंगे हम तो हमें 4 कैटेगरीज ऑफ डेविएंट देखने को मिलेगी, राइट. तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डेविएंट जिसको मर्टन बोलते हैं, दीज आर इनोवेटर्स, राइट. तो इनोवेटर्स दे आर कमिटेड टू कल्चरल गोल्स, राइट. सो दीज पीपल दे आर कमिटेड टू कल्चरल गोल्स. नाउ बेसिकली जब मर्टन अपनी थ्योरी डिवाइज कर रहे हैं डेविएंस की, तो बेसिकली वो अमेरिकन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से डेविएंस को परसीव कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, राइट.
So these people, they are committed to the cultural goals of American society. They are committed to pursuing the American dream of earning more and more money, right? To get prosperous, right? To have that big mansion, right? That expensive car, right? Those luxurious items, those material possessions they should be possessing, right? So they want to pursue money, right? So American society is cornered around this pursuance of money, right? Money is a big motivator, or which is essentially the central pillar of capitalism, right? ठीक है. But Merton बोलते हैं these people, they are disfavorably placed in the social structure, right? They are disfavorably placed in the social structure. Or since they are disfavorably placed, right? How they are disfavorably placed? तो Merton बोलते हैं they occupy the lower stratification. They are in the lower strata of the social structure, right? So these constitute the lower working class, the poor people. Now since they are poor, वो बोलते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्लेसमेंट और पोजीशन कैसी है सोशल स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से क्या है, दे लैक सर्टेन लाइफ चांसेस, राइट? और उसी की वजह से देयर इज अ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन that is acting on these category of people, and that is why there is greater pressure on them to deviate, and that is why deviance is manifested, right? So these are lower working class people, right? So they do not have access to proper means. जो सोसाइटी मीन्स प्रिस्क्राइब कर रही थी कि प्रॉपर एजुकेशन, के एजुकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट मीन्स. अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, राइट, अगर आपकी देन यू आर मिसिंग अ मेजर लाइफ चांस, राइट? तो इसको लिंक करो दिस लैक ऑफ एक्सेस टू मीन्स. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, एजुकेशन होगा तभी आपके को स्किल्स और नॉलेज मिलेगी, और उसी के थ्रू क्या है, आप क्या है अचीव कर सकते हो. और इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, थ्रू सोशल मोबिलिटी यू कैन अचीव हायर पोजिशंस, राइट? नाउ यहाँ पे क्या है, अगर हम इसे लिंक करें, राइट, आई विल बी लिंकिंग दिस कंसेप्ट टू 3 सोशोलॉजिस्ट. अगर हम इसे लिंक करें वेबर के लाइफ चांसेस के, राइट, सो दे आर मिसिंग मेजर लाइफ चांसेस, राइट? तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उसकी वजह से दे आर डिसफेवरेबली प्लेस्ड, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द लोअर क्लास दे आर नॉट एबल टू गेट हायर क्वालिटी एजुकेशन, सो दे लैक स्किल्स और नॉलेज टू प्रोस्पर इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, राइट? सो देयर इनहेरेंट क्या है, due to this lack of life chances, they are inherently you could say the structure, the social structure is disfavorable to them, right? तो यहाँ पे equality of opportunity नहीं है for these lower class people, right? और इसी की वजह से क्या है, they are stuck in dead end, right? तो since they do not have the skills or knowledge or the educational qualifications, requisite educational qualifications, तो हम बोल सकते हैं for example they will be doing these kind of jobs, right? These dead end menial or boring jobs, right? For example being a janitor, right? इसको लिंक करो सेकंड सोशियोलॉजिस्ट से. सो हम बोलेंगे कि अगर हम ऑस्कर लुइस पढ़ेंगे, राइट, हम पढ़ेंगे पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन सोशल स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे यू कुड लिंक इट टू द ऑस्कर लुइस कंसेप्ट ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, राइट? दे आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी सिंस दे आर पुअर, दे डू नॉट हैव प्रॉपर लाइफ चांसेस, दे डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, रादर दे ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स इन्हीं बच्चों में होते हैं, राइट? दिस सिंस दे डू नॉट हैव एक्सेस टू मीन्स. प्लस अगर आप देखोगे कि सिंस दे आर पुअर तो उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, कॉग्निशन की डेवलपमेंट होती है, दीज आर इन द फॉर्मेटिव स्टेजेस, राइट? तो उनका कॉग्निशन भी उतना डेवलप नहीं हो पाता है, इसी वजह से दे ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल्स एज वेल, राइट? सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट देयर फ्यूचर लाइफ चांसेस. वी कुड ऑल्सो लिंक इट टू पार्सन्स, राइट? पार्सन से हम ऐसे लिंक कर सकते हैं कि सिंस दे आर इन द लोअर positions, right, they occupy the lower status within this social stratification structure, तो हम बोल सकते हैं कि they are trapped in this social structure. This structural social structure is inherently disfavorable to them, right? तो उन पे situational constraint act करते हैं, right? और हमने देखा था कि these are conditions of action, और एक एक्टर अपने कंडीशंस ऑफ एक्शन, राइट, दीज सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस को वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इसका रिस्पॉन्स वो कैसे देते हैं, राइट? दे आर स्टिल कमिटेड टू कल्चरल गोल्स
but they do not have access to the proper means, right? तो since they do not have access to proper means, उनका response क्या होता है? They alter the means, right? They alter the means. They follow improper means which are not approved by the society. और इसीलिए मर्टन बोलते हैं कि these people क्या है? Innovate करते हैं. They devise their new means, right? They engage in innovation, they devise their own means or they alter the means of the society. Or since they are not following the means of the society, the laid down by the society through which you should be attaining these goals, right? तो हम बोल सकते हैं they have abandoned the means, right? तो since they have abandoned the means, they have deviated from the means, और इसलिए क्या बोलते हैं इनको deviant behavior, right? तो improper means के थ्रू क्या है वो सक्सेस और मनी एक्वायर करना चाहते हैं, राइट? इन गोल्स जो कल्चरल गोल्स थे कैपिटलिज्म के, मटेरियल पोजेशंस, मनी, अमेरिकन ड्रीम को इसके थ्रू अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज रिमेंबर दे आर स्टिल कमिटेड टू द अमेरिकन ड्रीम. तो किस टाइप की? दे इंगेज इन क्रिमिनल एंड इलिसिट एक्टिविटीज, इलीगल मीन्स, इलेजिटिमेट मीन्स, राइट? सो दे इनोवेट, दे चेंज द मीन्स, राइट? सो ड्रग ट्रैफिकिंग, दे स्टार्ट इंगेजिंग इन ड्रग ट्रैफिकिंग, राइट? तो उसके थ्रू दे गेट फास्ट मनी, राइट? They start engaging in organized crime, they start engaging in robberies, they start engaging in money laundering. So through this they will be getting a lot of money, but by following improper means, right? So they are committed to goals, but they abandon the means, and that is why since they abandon or deviate from the means, this is why they are known as innovators, and that is why it constitutes the deviant behavior, right? Category 3 हम देखेंगे रिचुअलिस्ट, राइट? तो रिचुअलिस्ट क्या होते हैं? दीज आर टिपिकल लोअर मिडिल क्लास पीपल, राइट? तो लोअर मिडिल क्लास पीपल है, दे आर स्ट्रांगली सोशलाइज्ड, दे हैव इंटरनलाइज्ड एंड इनकलकेटेड द कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. मिडिल क्लास तो वो करती ही है सोशलाइज, राइट? सो but these lower middle class people, right, some of them, they are not able to attain the goals, right? That American dream of being rich, they are not able to attain them, right? They might have followed these goals, but they are not able to attain them, right? So they are the failures, right? So वो क्या है? Lower, they stuck in these low kind of occupations, right? तो वहाँ पे क्या है? These people, for example, they might be clerks or they might be low level government accountants, right? So they are trapped in these low paying jobs, right? तो वो एक रट में आ गए हैं, they are stuck in a rut, right? So they are not able to change their situation, they are not able to change their position, right? So they are not able to attain the goals, and that is why क्या है? They abandon the goals, right? They completely abandon the goals, right? Or since they are strongly socialized, तो illegal means को follow नहीं करेंगे, right? So they will not be able to innovate, they will not be following these illegal, illegitimate means, right? Because they are committed or they are internalized cultural values and norms, they are committed to the societal rules and regulations, right? So they will follow the means, right? So means or rules of the society, right? So the rules of the society, they will be following them in a very rigorous manner because they are strongly socialized, right? So they won't be committing any kind of violation of societal norms or societal laws, rules and regulations, right? So like a ritual, they are committed to them, right? For example, आप ritually किसी भी चीज़ को commit करते हो, they are ritually committed to these means, right? Deeply committed to these means because they are strongly socialized, right? But why are they? तो see, टिपिकली डेवियंस को क्या है? कॉमन सेंस परसेप्शन से ऐसे नहीं देखा जाता है, राइट? कि दोज पीपल हु फॉलो द मीन्स ऑफ द सोसाइटी, कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज, दोज पीपल हु फॉलो द सोसाइटल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? दे आर मैनिफेस्टिंग एंड कन्फर्मिंग बिहेवियर, हाउ दे कुड बी डेविएंट, right? They are deviant as per Merton because they have abandoned the societal goals, right? They are stuck in a rut, these low paying jobs, clerk, low level government accountant jobs, and they are not able to innovate, right? So they have abandoned the goals, they are satisfied with their current position and they don't want to change their position, right? So they have become ambitionless, so as to say, right? See, अगर किसी ने there is a TV series known as Breaking Bad, right? तो जो वॉल्टर वाइट होता है, राइट, हाइजेनबर्ग, वो क्या है? इनिशियली he was a ritualist, right? He was stuck in a low paying job, right? He was highly capable, highly ambitious person initially, right? He was a genius, right? Or then thereafter he got stuck in this teaching job, right, which he did not want to pursue,
but since he is a ritualist, he was appropriately socialized, he was committed to those societal rules and regulation. और उसके बाद देखते हैं when he gets right, वो उनको क्या कैंसर हो जाता है राइट, और देयर बाय ड्यूरिंग दिस टर्मिनल स्टेज वो क्या है, ही अबैंडन द these goals, these means of the society, and he turns into an innovator, right? He starts manufacturing drugs, right? So he, from an ritualist, he becomes an innovator, right? So you would be able to understand this example only if you watch this TV series, right? So these are ritualists. They are deviant because they have abandoned the societal goals, right? That American dream of being rich, right? Being ambitious, right? और उसको गोल को विद ऑल इट्स इंटेंसिटी उसको परसू करना, उनको अबेंडन कर दिया, राइट? एंड दे आर हैप्पी विद देयर करंट सिचुएशंस, राइट? फोर्थ कैटेगरी इज रिट्रीटिस्ट, राइट? तो रिट्रीटिस्ट क्या है? सी रिट्रीटिस्ट, मर्टन बोलते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम दीज पीपल दे वर कमिटेड टू बोथ द सोसाइटल गोल्स एंड मीन्स, राइट? वंस अपॉन अ टाइम. नाउ दे tried many attempts, right, to attain these goals through proper or legitimate means, right? These cultural defined goals through institutional means, they tried to attain them, right? लेकिन उनको repeated failures मिले, right? They went through repeated failures, और इन repeated failures की वजह से sense of sorrow, a sense of despondency, a sense of frustration और nihilism आ गया उनमें, right? और they don't believe in anything anymore, right? तो वो completely क्या है, they drop out from the society, they completely withdraw themselves from the society, और हम बोल सकते हैं they completely retreat from the society. तो इसको बोला जाता है कि they socially exclude themselves from the society, they stop participating in society, no societal participation, right? So it is a kind of escapism, right? It is a kind of escapism. They become alcoholics, they become drug addicts, they become hippies or pariahs or vagabonds, right? So they have abandoned both the goals as well as the means of the society, right? Both goals को भी abandon कर दिया society के, they are not pursuing these goals, as well as the means of the society. Being a hippie or drug addict, alcoholic, society does not prescribe this kind of behavior. So they are deviant from both goals as well as means perspective, right? They have abandoned both the goals as well as the means. They have stopped participating in society. They completely dropped out or retreated themselves from the society, right? तो वो alcoholics, drug addicts होते हैं, right? So it is this alcohol, right? Being there are so many failures, you retreat and you take refuge in alcohol, right? In these drugs, right? So it is a kind of an escapism. You are not trying anymore. You are not even participating in normal day-to-day societal activities, right? So this is also a deviant. This is a deviant behavior. Now we'll further try to explain the category number 5, and then we'll be looking into the critiques of this R.K. Merton's approach. See, now we will try to study the fifth and last category of deviance, right? इसको मर्टन बोलते हैं कि this category constitutes the rebellionists, the people who rebel, people who are revolutionaries, right? तो बोलते हैं now these people they have abandoned both the societal goals as well as societal means. Then how they are different from retreatist, right? See, they have abandoned the goals of the society as well as means, plus they want to replace these goals and means with the alternative goals and means of the society, right? So they want to overthrow the existing social structure, right? They want to establish a new social order, right? And they want to replace it with the this old social structure, this old society with old values, norms, goals and means with the new society, right? Now what kind of people will constitute this category, right? तो हमने देखा था कि जो innovators थे, they essentially or mainly belongs to the lower class, right? The working class. Then the people who were ritualists, they belong to lower middle class. Retreatist जो थे वो particularly किसी क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं, राइट? दे कट अक्रॉस डिफरेंट स्टेटा, दे माइट बी फ्रॉम हायर टू दे माइट बी फ्रॉम मिडल और लोअर क्लास, राइट, और हायर क्लास. रिबेलियनिस्ट दे जनरली बिलोंग टू द राइजिंग क्लास, राइट, दोज हायर क्लासेस. नाउ व्हाई डू दे वांट टू रिवोल्ट, राइट? हमने देखा था किसी एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, जो क्षत्रियास थे essentially they were the rebellionists, right? तो हम क्षत्रियास को उस कंटेक्स्ट में
द टिपिकल हिंदू सोसाइटी, राइट, जहाँ पे ब्राह्मणिक रिचुअलिज्म डोमिनेट करता था, सुपरस्टिशंस डोमिनेट करते थे, राइट. सो क्षत्रियाज एज अ डोमिनेंट ग्रुप, राइट, दिस राइजिंग क्लास, दिस पावरफुल क्लास, it kind of wanted to change this social structure, wanted to replace this Brahmanic ritualism, this orthodoxy, superstitions, or this ritualistic blind practices, right, with a new social order, right. तो उन्होंने क्या लेके आए? They brought various societal reforms, right, various religious movements were happening at that point of time. There was huge churn and dynamism or constant change that was taking place in the Indian society in 6th century BC, right. तो Buddhism or Jainism, right, Buddha and Mahavir, they belong to the aristocracy, the nobility. ऐसे आप देखोगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में essentially the people who provided leadership to the Indian national movement, they belong to the comparatively richer class, right. उनको हम typically educated इंडियन बुर्जुआ मिडिल क्लास बोल सकते हैं, राइट. दे वर मेंबर्स ऑफ द रिच फैमिलीज, राइट. फॉर एग्जाम्पल राजा रामन भाई, ही बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक लैंडलॉर्ड फैमिली, राइट. ऐसे ही मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर देयर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे वर लॉयर्स और दे वर एक्टिवली who were gaining educations and they were quite rich, right. They were going overseas continuous, right. So they had that access to these resources, right. So they are the people of the bourgeois middle class and they want to change the existing setup. ऐसी फ्रेंच रिवोल्यूशन में हमने देखा था जो थर्ड एस्टेट थी, राइट. फर्स्ट एस्टेट जो टॉप पे थी आपकी क्लर्जी, देन नोबिलिटी, एंड द थर्ड एस्टेट इज ऑफ कॉमनर्स. उसमें रिवोल्ट किसने लीड किया था? बुर्जुआ ने लीड किया था, राइट. द पीपल हु वर रिच, राइट, दिस पीपल हु वर ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, लेकिन उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में, इट वॉज नॉट कमेंसुरेट और प्रोपोर्शनल टू देयर क्लास पोजिशन इन द सोसाइटी, एंड दैट इज वाई दे वॉन्टेड टू ऑल्टर दिस सोसाइटल स्ट्रक्चर. तो गोल्स और मीन्स उन्होंने चूज किया एंड देन दे एस्पायर्ड फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो कोई भी मास मूवमेंट होती है, राइट, उसमें पार्टिसिपेशन होती है लोअर क्लास की, लेकिन उस मूवमेंट को आइडियोलॉजी, डायरेक्शन, रिसोर्सेज कहां से मिलते हैं? मिडिल क्लास. तो मिडिल क्लास उस मूवमेंट को गाइड करती है हमेशा, राइट. मिडिल क्लास मतलब दिस एजुकेटेड बुर्जुआ क्लास, राइट. व्हाई आई एम सेइंग बुर्जुआ क्लास? बिकॉज दे आर एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ दिस बुर्जुआ वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म, राइट. तो क्रिटिसिज्म क्या है मर्टन का? सी, मर्टन फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाइट कॉलर क्राइम. मर्टन जब बात करते हैं मेजरली ही जो इनोवेटर्स की बात करते हैं, राइट, व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट दिस इनोवेटर्स, दे बिलोंग टू द लोअर क्लास, राइट, द पुअर पीपल, राइट. तो पॉवर्टी ब्रीड्स क्राइम. तो ही इज एसेंशियली टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू कॉलर क्राइम एंड ही कंप्लीटली इग्नोर्ड द व्हाइट कॉलर क्राइम, राइट. सो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स भी होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है. तो this is basically done by the people of the people who are rich, right, the business class people, right. They commit these kind of corporate frauds और insider trading. तो ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. अब अगर हम देखेंगे डेवियंस, इन पे किस टाइप का स्ट्रेन एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज दे आर नॉट डिसफेवरेबली प्लेस्ड इन द सोशल स्ट्रक्चर, राइट. दे आर एंजॉइंग ऑल द लाइफ चांसेस, they are very favorably placed in the social structure. Then why are they committing these kind of deviance, right? तो Merton fails to explain this. ठीक. सेकेंड, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि दिस इज एन इनकम्प्लीट थियरी. मार्क्सिस्ट पूछते हैं कि हु डिजाइन द कल्चरल गोल्स एंड मीन्स. कल्चरल गोल्स और मीन्स डिजाइन किसने किया है? तो बोलते हैं दीज आर डिजाइन्ड बाय रूलिंग और डोमिनेंट क्लास. और रूलिंग क्लास ये जो मीन्स और गोल्स डिफाइन करते हैं और डिजाइन करते हैं, दीज मीन्स और गोल्स दे आर डिजाइंड टू बेनिफिट देम, राइट, टू पुट देम एट एज एन एडवांटेज, वेयर एज इट लीड्स टू डिसएडवांटेज फॉर अदर्स, राइट. बाकी लोगों को डिसएडवांटेज होती है, उनको एडवांटेज होती है, क्योंकि ये जो रूल्स ऑफ द गेम, राइट, दिस स्ट्रक्चर, द सोशल स्ट्रक्चर दे हैव क्रिएटेड, द कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, दिस रूल ऑफ द गेम ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी, इट इज इन देयर फेवर. तो इसलिए जो स्ट्रेन होता है वो बोलते हैं वर्किंग क्लास पे है. वर्किंग क्लास को इसलिए डेविएंट्स बोला जाता है और बोलते हैं दैट इज नॉट डेविएंस, राइट. व्हेन पीपल आर गोइंग टू रिवोल्ट, दैट इज ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, राइट. So this is how Marxists see it, right. There are other theories who have hold a different view compared to Merton's theory, right. हम उसमें बात करेंगे सब कल्चरल थियरी की, right. In next lecture I will be talking about
दिस अल्बर्ट कोहन, वॉल्टर बी मिलर एंड ऑलिंस, राइट। तो वो सब कल्चरल थियरी ऑफ डेवियंस देते हैं। प्लस आई एम ऑल्सो भी टॉकिंग अबाउट डेविड मार्जा, इनके व्यूज को कंबाइन करते हैं वो, राइट। और लास्टली इंटरेक्शनिस्ट थियरी ऑफ डेवियंस, जिसमें हम बात करेंगे हार्वर्ड बेकर की, राइट। सो दीज आर अनदर काइंड ऑफ व्यूज और दे कम एज अ मॉडिफिकेशन, रेफ्यूटेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ मर्टन, राइट। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सी वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डेवियंस और दे आर द सेम, राइट। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डेवियंस, राइट। हम जब डेवियंस को देखते हैं तो हम उसको सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइट। तो उसको हम बेसिकली कलेक्टिव मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं या इथिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ नॉर्म्स की, क्लॉथिंग, राइट, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडियन वीमन हु suddenly start wearing this revealing western clothes, right, then they are kind of rebellious. It is a kind of a deviant behavior, but it is not something which is criminal in nature, right, because crime is something which is related to law, right, which is basically dealing with legality, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं which are illegal but which are not deviant per se. For example, underage drinking, it is an illegal, right? It is a crime, but it is not a kind of a deviance, right? और ऐसे ही jumping a red light or speed limit, this is not a deviant behavior. उसमें कुछ morality का ऐसा कंसर्न नहीं है, right? ऐसे हम बात करेंगे खाली डेवियंस है और क्राइम नहीं है, तो मर्टन्स का अगर हम रिचुअलिज्म देखें, राइट, रिचुअलिस्टिक को देखें, द पीपल हु अबैंडन द गोल्स ऑफ द सोसाइटी, दे आर स्टक इन दिस लो पेइंग जॉब्स, राइट, बीइंग क्लर्क्स, और but they are ritualist, right, they are committed to societal means, they are stickler to the rules of the society, they are not abandoning the rules, they are manifesting an appropriate behavior, right, but still they are called as deviant, but they are not manifesting any kind of crime, right, so they are different. लेकिन as a sociology मेनली कंसेप्ट हमारा होता है जहाँ पे ओवरलैप होता है, राइट, क्राइम और डेवियंस का ओवरलैप होता है, और इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेप, assault, sexual assault, right, murder, all these kind of things, right, they both talk about morality as well as this legality. तो वहाँ पे जो overlap है मेनली हमारा कंसर्न वो है as far as this sociology is concerned, right. So next lecture में I will be talking about subcultural theories of deviance. हम इन सारे scholars की बात करेंगे और interactionist theory of deviance, right.